आज हम बात करेंगे ऐशो डेस्टिनी के बारे में। डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जाने अनजाने स्वीकार करते ही हैं। अक्सर हम ये बात कहते हैं कि भगवान की यही मर्ज़ी थी या जो होनी है वो तो टल ही नहीं सकती, लेकिन हम फिर एफ़र्ट क्यों करें, हम किसी भी डायरेक्शन में मेहनत क्यों करें, ये क्वेश्चन हमारी नई जनरेशन ख़ास तौर से हमसे पूछती है, अक्सर पूछती है। जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमारा एडमिशन इस कॉलेज में क्यों नहीं हुआ, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा भगवान वही करते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है और जो तुम्हें मिला है इसी में संतुष्ट रहो। ये कुछ हद तक अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन एक क्वेश्चन मन में रह जाता है, एक डिससेटिस्फेक्शन मन में रह जाता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे क्यों नहीं मिला। तो इसीलिए ऐशो डेस्टिनी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम एक डिससेटिस्फाइड लाइफ नहीं जीना चाहते हैं तो, और हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं अगर वो सब सामान जो हमारे पास है। नेचुरल सी बात है, हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ में सक्सेस मैक्सिमाइज हो। अगर हम मैरिज करें तो भी हमारी मैरिज सक्सेसफुल होनी चाहिए। अगर हम किसी बिज़नेस या किसी जॉब को शुरू करें, प्रोफेशन में जाएं, तो भी हमें सक्सेस मिले। और अगर हम अपनी लाइफ एज एन इंडिविजुअल देखें तो भी हमारी लाइफ सक्सेसफुल होनी चाहिए। दैट इज़ बहुत ज़्यादा बीमारियां या रिग्रेट्स या फ्रस्ट्रेशंस हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ एवरीथिंग वी ऑल वांट, लेकिन ये होगा कैसे ये हमें नहीं पता। और हम अक्सर अपने आप को ये समझाते हैं कि ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा थी, कोई बात नहीं, हमने तो अपना कर्म किया, अपना एफर्ट किया, और जो नहीं होना था वो तो नहीं ही होना था। ये शायद कुछ हद तक ठीक नहीं है, बिकॉज अपनी डेस्टिनी को मनुष्य, ह्यूमन बींग्स अपने आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम कृष्ण को स्टडी करते हैं, कृष्ण ने गीता में हमें समझाया कि जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जैसा आप आज कर रहे हैं वैसा ही आपके भविष्य में रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका फ्यूचर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर है आपका पास्ट, क्योंकि जो कुछ आपने पास्ट में किया है वो आज आपको मिल रहा है और वो फ्यूचर में आपको मिलेगा। आपने बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की थी तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी तो उसके मार्क्स ख़राब आएंगे। यानी कि हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट पर डिपेंड करता है और कुछ रिजल्ट्स उसका हमें फ्यूचर में भी मिलता है। अगर 9th में 10th क्लास में बच्चे ने एफर्ट नहीं किया है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि उसे अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। या फिर आपने 2 साल लगातार अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज किया है, आपने फास्ट फूड ज़्यादा खाया है, आपने एक्सरसाइज नहीं की है, तो 2 साल बाद देयर इज़ अ चांस कि कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट आपके पास्ट पे डिपेंड करता है, इसमें कोई भी डाउट किसी को भी नहीं है। अब हम कैसे ये इंश्योर करें कि हमारा फ्यूचर एन्जॉयबल बने, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ह्यूमन बींग्स को ड्राइव करता है। और हमारा सारा एफर्ट, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, या फिर हम कहीं वेकेशन पे जाते हैं, प्लान करते हैं वेकेशन, ऑल आवर एफर्ट्स आर मोर और लेस टुवर्ड्स एन एन्जॉयबल फ्यूचर। हमारी टोटल हमारी एनर्जी कंज्यूम हम इसी डायरेक्शन में करते हैं कि हमारा फ्यूचर एन्जॉयबल बने। वी ट्राई टू मेक सम गुड बैंक बैलेंस, वी मेक सम गुड फ्रेंड्स, वी क्रिएट ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट इन आवर होम, और जो भी कुछ हम कर रहे हैं टू क्रिएट अ गुड फ्यूचर फॉर आवर सेल्फ। But we normally ignore some factors which are very much responsible for our good future, and that is why the concept of Aisho Destiny has been introduced by Climate Man Ashwini ji, because Climate Man Ashwini ji जब सोसाइटी से रिजेक्शन हटाने का काम कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि किस किस वजह से रिजेक्शन आता है वो इसको डायग्नोसिस कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से, 25 ईयर्स से लगातार जो बेस्ट ब्रेन है ह्यूमन रेस का, प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल हैज़ ऑलवेज बीन नोन एज अ टेक्नोलॉजी किंग इन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी एरिया। मैं 80s के डेकेड की बात कर रही हूँ, जब हम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्री का सिर्फ बनना ही देख रहे थे। उस समय में वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के एक जाने माने रेनाउंड एक्सपर्ट इंडिया में, दिल्ली में जाने जाते थे। इसके अलावा वो वर्ल्ड फेम थे इस बात के लिए क्योंकि ही कुड डायग्नोज दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन एनी काइंड ऑफ मशीनरी।
कोई भी मशीन अगर ठीक से आउटपुट नहीं दे रही है, परफॉर्म ठीक से नहीं कर रही है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली जो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं, तो उनमें किस वजह से फॉल्ट आ रहा है, उनके आउटपुट, वो डिज़ायर्ड आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा, उसका डायग्नोसिस करने का एक्सपर्टीज़ अश्विनी जी का था। तो जब उनसे किसी ने डिस्कशन करना शुरू किया कि सोसाइटी में इतना रिजेक्शन क्यों है, आपस में झगड़े हैं, रिलेशंस में डिस्टर्बेंस है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, ऑल काइंड ऑफ क्राइम इन द सोसाइटी, इतना रिजेक्शन हमारी सोसाइटी में क्यों है, तो ही स्टार्टेड डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम एंड ही कुड पिन पॉइंट कि जो सबसे बड़ा कॉज है वो ये है कि वी डू नॉट प्लान आवर फ्यूचर इन अ राइट मैनर। हम फिजिकल फैक्टर्स का तो ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्यूचर के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, हमारे पास फ्यूचर के लिए एक अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, या हम अच्छी डिग्रीज ले लें सो दैट हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा बने, या हमारा एक सोशल नेटवर्क हो जिससे हमारे पास फ्रेंड्स की या रिलेटिव्स की कमी ना हो, हमारे सुख में दुख में कोई हमारा साथ देने वाला हो, हमारा एक सोशल नेटवर्क हो जिससे हमें राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो इस तरह से हम फिजिकल फैक्टर्स पे तो ध्यान देते हैं, but we tend to ignore the physio-virtual factors which are primarily responsible for our success or failure। वो फिजियो-वर्चुअल फैक्टर्स क्या हैं, हमारी एफिशिएंसी उतनी है कि नहीं है कि हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे जिस प्रोजेक्ट को हमने टेकअप किया है, या हम उस जिस टारगेट को पूरा करने के लिए चले हैं। जैसे कि बच्चा सपोज 6th-7th क्लास में पढ़ता है और पेरेंट्स हैव अ ड्रीम कि मेरा बच्चा एक IAS बने, या मेरा बच्चा IIT में जाए, या मेरा बच्चा किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो इसके लिए सिर्फ एडमिशन लेना काफ़ी नहीं है, एलिजिबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों होनी चाहिए, ओनली देन द टारगेट कैन बी अटेन्ड। सिर्फ आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लिया या आपने टेस्ट पास कर लिया और आपका एडमिशन हो गया, still your child or any child can face a lot many difficulties। IITs में इतने सुसाइड के केसेस क्यों होते हैं, इतने फेलियर्स क्यों होते हैं, इतनी मेंटल प्रॉब्लम, इतने डिप्रेशन के केसेस क्यों होते हैं, इतना कॉम्पिटिटिव क्यों एनवायरनमेंट वहाँ बना रहता है कि nobody is feeling friendly with anybody। कोई भी किसी की हेल्प करने को, कोई भी किसी के सपोर्ट करने को तैयार क्यों नहीं होता, बिकॉज दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, दिस सेंस ऑफ कंपटीशन इज ग्रेजुअली किलिंग दोज पीपल हु आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू बी इन टू दैट स्ट्रीम। जिस स्ट्रीम में वो किसी वजह से आ गए हैं, मेहनत करके आ गए हैं, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। मैं IT में थी, आई वॉज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी थ्रू आई गॉट कैंपस प्लेस्ड, और ये बहुत अच्छा स्टार्ट था मेरे करियर का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे कंपनी में काम करते हुए, लेकिन वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट था और इंडिया के तो एटलीस्ट टॉप ब्रेन्स वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे डिस्टर्ब करने लगी कि 25 की एज में मैक्सिमम लोगों को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है, सम काइंड ऑफ क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई गाइनी डिसऑर्डर है, या फिर साइनस डेवलप हो गया, कोई ना कोई 25 की एज में, या कोई जॉइंट एक हो गया है, या हेडेक रहता है, या इनडाइजेशन रहता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी कंप्लेन्ड ऑफ सम काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम कि हमको ये हो चुका है। तो मुझे ये क्वेश्चन मन में आने लगा कि हम इतना एफर्ट करके यहाँ तक पहुँचते हैं, इतनी डिग्रीज लेते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, कॉन्टीन्यूसली इतने सालों का एफर्ट करते हैं जस्ट टू फेस ऑल दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इसी क्वेश्चन ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया कि मैंने अश्विनी जी से मेरा मिलना हुआ, और धीरे धीरे डिस्कशंस के थ्रू और उनकी गाइडेंस में मैंने ये बात समझी कि अपने E-स्क्वायर कोशेंट और अपनी ऐशो निधि को इम्प्रूव करना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, आप कहीं भी हैं, आपको अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है, चाहे आप IIT में चले गए, चाहे आपने एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है, या फिर आप मैरिज में हैं, किसी भी लेवल पे हैं, तो आपको उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे इम्प्रोवाइज करना होता है। ओनली देन यू कैन अवॉइड ऑल काइंड ऑफ फेलियर्स।
दूसरी बात, आपको कॉन्टिन्यूसली लर्न करना पड़ता है। चाहे आप IT में काम करते हैं तो यू हैव टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज़। अगर आप फैमिली में हैं तो जनरेशन गैप ना आए, उसके लिए आपको जो भी कुछ नए सिस्टम्स चल रहे हैं उनको कॉन्टिन्यूसली लर्न करना है। You have to be a part of this society, you have to be part of a team, you have to be part of your family। तो आपको continuously learning करनी है और accordingly perform करना है। तो जो हमारी लर्निंग एफिशिएंसी है वो डिफ़ाइन होती है हमारे ई स्क्वायर्स क्वोशंट से। वो ई स्क्वायर्स क्वोशंट पे हम लोग ध्यान नहीं देते। सिमिलरली हमारी ऐशो निधि से ये डिफ़ाइन होता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। हम अक्सर मदर्स ये कंप्लेन करती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत अच्छा है, वो लर्न भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन पेपर में लिखते समय कुछ ना कुछ गलती कराता है। दिस इज़ क्लियरली इंडिकेशन ऑफ पुअर ऐशो निधि। हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बॉस बहुत अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो वो टीम के साथ नहीं खड़ा होता, या फिर वो टीम को सपोर्ट उस तरह से नहीं करता जिस तरह से एक मेंटोर को करना चाहिए। दिस इज़ क्लियर इंडिकेशन ऑफ पुअर ऐशो निधि। पुअर ऐशो निधि अगर आपकी है, आपकी ऐशो निधि उस लेवल पे नहीं है जितनी आपको चाहिए, तो आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी, आपका सक्सेस रेट कम होगा। और अगर आपकी लर्निंग एफिशिएंसी उतनी नहीं है, आपका ई स्क्वायर्स क्वोशंट कम है, तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप होने लगेगी। तो आप बिना बात के कम्पीट करने लगेंगे अपने पीयर्स से या अपने फैमिली मेम्बर्स से। आज तो हालात ये हैं कि हस्बैंड वाइफ आपस में कम्पीट करते हैं, भाई बहन कम्पीट करते हैं, पड़ोसी कम्पीट करते हैं। देयर इज़ सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एवरीवेयर कि हम किसी से ठीक से बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि या तो हम उससे कम्पीट कर रहे होते हैं या वो हमसे कम्पीट कर रहा होता है, जस्ट बिकॉज कि हमारा ई स्क्वायर्स क्वोशंट हमने उस लेवल पे मेंटेन ही नहीं किया हुआ कि हम इनसिक्योर ना हो। तो जब हम ऐशो डेस्टिनी की बात करते हैं, यानी कि अपनी डेस्टिनी खुद बनाना, वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर मजबूत इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में हो। ऐसी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं और हम लोग जोश जोश में इस तरह की बातें कहते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना तभी पॉसिबल है जब हम अपनी ऐशो निधि और ई स्क्वायर्स क्वोशंट को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। ई स्क्वायर्स फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस अब ऑलरेडी इस तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा ऐशो निधि गाइड प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जिनको हम क्लाइमेट मैन अश्विनी जी के नाम से भी जानते हैं, वे भी इस पर पेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अपना ई स्क्वायर्स क्वोशंट कैसे इंप्रूव करूं, मैं अपना ऐशो निधि कैसे इंप्रूव करूं, मेरी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो मेरे वर्क प्लेस पे या मेरी फैमिली में या ओवरऑल सोसाइटी में, या मेरी लर्निंग एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो, सो दैट आई कैन कीप अप विद द चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़, मैं उनके साथ ऑब्सोलीटेड ना हो जाऊं विद माय ग्रोइंग एज। ऐसा ना हो कि मेरे पोते पोती मुझे कहें कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आज के ज़माने को तो आप समझते ही नहीं हैं। यू हैव टू बी इन पेस विद द चेंजिंग टाइम्स। आप ये बात नहीं कह सकते कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था तो हम तो आज भी ऐसे ही करेंगे। नो, दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आपको अपनी लर्निंग एफिशिएंसी को तो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करना ही है। दैट इज़ आपका ई स्क्वायर्स क्वोशंट तो आपको इम्प्रूव करके रखना ही है। This is now measurable, this is now improvable। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। अब कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा प्रोसीजर, कौन सा सिस्टम आपको सूट करेगा, ये जानने के लिए आप पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं अश्विनी जी से, और 9999909149 उनका मोबाइल नंबर है। इसके अलावा आप ई स्क्वायर्स फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूँ अनुर्जा, दिल्ली की ऊर्जा, डॉक्टर निधि कंसल, working as a gynae naturopath, technologist by profession, and now a naturopath working towards a disease-free society। आज के लिए इतना ही। कृष्णिष्ट दरबार अम्बाला से प्रसारित हो रही थी ये शंखध्वनि। प्रणाम।